नमस्कार, मैं विष्णु शंकर, TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। अभी भारत में 3 कानूनों को लेकर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। ये कानून है: 1. द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, 2. द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, और 3. द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। विपक्षी पार्टियां और विशेषकर पंजाब और हरियाणा में कई किसान संगठन, ये सभी भारत सरकार द्वारा एग्रीकल्चरल ट्रेड और मार्केटिंग के लिए प्रस्तावित सुधारों का विरोध कर रहे हैं, जो सरकार कृषि उत्पाद को बेचने में होने वाले कई परेशानियों को दूर करने के लिए लाई है। भारत सरकार का कहना है कि ये कानून किसानों का काम आसान करेंगे। किसानों को फार्म मंडियों के बाहर बेरोक टोक अपनी फसल बेचने की आज़ादी होगी। इसके साथ ही किसान प्राइवेट प्लेयर्स के साथ बुवाई के पहले ही अपनी फसल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे। दूसरी ओर किसानों को डर है कि इन बिल्स के कानून बन जाने से MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था को ख़त्म करने का रास्ता खुल जाएगा और किसान बड़ी कृषि उत्पाद कंपनियों के रहमो करब पर आश्रित हो जाएंगे। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने तो इन कानूनों को संविधान की संघीय व्यवस्था पर हमला बताया है। विरोधी किसानों का कहना है कि भारत सरकार इन कानूनों से कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रही है। इन किसानों के अनुसार एक बार जब APMC मंडी सिस्टम ध्वस्त होने लगेगा तो कॉरपोरेट्स को भारी लाभ मिलेगा। इसके विपरीत भारत सरकार का कहना है कि राज्यों को मंडियों में ट्रेड में आने वाले खर्च को कम करना चाहिए। सरकार के अनुसार अगर राज्य सरकारें मुफ्त बिजली और अन्य सब्सिडी दे सकती हैं तो किसानों को भी अपनी फसल बेचने के लिए किसी खर्च की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। एग्रीकल्चर, ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर सरकार के नए कदमों के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक गुलाटी, जाने माने कृषि विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री, जो विगत में कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। डॉक्टर गुलाटी, आप एग्रीकल्चरल सेक्टर में रिफॉर्म्स के हक में लगातार बोलते और लिखते रहे हैं। केंद्र सरकार का जो ताज़ा फैसला है 3 रिफॉर्म्स का, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं सोचता हूँ ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है जो सरकार ने लिया है, जो 20 साल पहले लेना चाहिए था, लेकिन देर सही दुरुस्त सही। और इससे किसानों का भी फायदा होगा और उपभोक्ताओं का भी फायदा होगा, क्योंकि जो मार्केटिंग कॉस्ट है, इंटरमीडिएशन कॉस्ट है, वो कम होगी, कंपटीशन क्रिएट होगा, बेटर चॉइसेस होंगी और उससे इकोनॉमी की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, एग्रीकल्चर में फ़ायदा होगा। अगर इन कानूनों से सब फ़ायदा ही होने वाला है तो इसको लेकर अपोजिशन क्यों है डॉक्टर गुलाटी? इस कदम से देश और किसानों का फ़ायदा हो रहा है तो विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक है उसकी जो इकोनॉमिक बात है और दूसरा जो है वो है पॉलिटिक्स। इस देश में पॉलिटिक्स बहुत वाइब्रेंट है जी। तो एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया गया है जी। कि ये अध्यादेश आने से आपका जो MSP सिस्टम है, प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, मंडी सिस्टम है, सब एबॉलिश कर दिया जाए। ना ये कहीं अध्यादेश में लिखा है, ना ये किसी ने कहा है। प्राइम मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बार बार इस बात की एश्योरेंस दे रहे हैं कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक और रास्ता मिल रहा है बेचने के लिए। लेकिन है हमारे देश की अपोजिशन पार्टीज कुछ ऐसी जिन्होंने खुद अपने मैनिफेस्टो में, जो सबसे पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 2019 का मैनिफेस्टो देखिए, एग्रीकल्चर में पॉइंट नंबर 11 इसी चीज पे है कि वो रिफॉर्म करेंगे और अब उसी को अपोज कर रहे हैं। तो इसका तो लेस सेड द बेटर। आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, मुझे उससे तो प्रोफेशनल आदमी है, जो देश के हित में होगा वो हम कहेंगे। तो डॉक्टर गुलाटी, ये बताइए कि सरकार के इस कदम से किसानों में भी क्या बंटवारा हो जाएगा? एक तरफ वो किसान होंगे जो इन रिफॉर्म्स से प्रेरित होकर के अपनी फसल को मंडी के बाहर बेचने के लिए को प्रेफर करेंगे, और दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो MSP पर ही अपनी फसल को सरकार को प्रोक्योर करने के लिए देंगे। क्या ये सही है? आपका अनुभव इस बारे में क्या कहता है? नहीं, कोई ऐसा नहीं है, वो पहले ही अलग हैं। क्योंकि आज तक देखिए, MSP का सिस्टम 1965 में शुरू हुआ जी, और वो जो एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन बना और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनी, जिससे MSP सिस्टम खड़ा किया गया, उस समय देश में बहुत ही कमी थी अन्न की।
ठीक है, हम 8-10 मिलियन टन बाहर से मंगवाते थे हर जी, साल, जी, बिल्कुल। और शिप टू माउथ हमें कहा गया था उस समय एज ए नेशन। जो आज वो स्थिति नहीं है। जी, और जो एनएसएसओ का सर्वे है, इसका सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ है, सिर्फ 6% किसानों को फायदा हुआ है एमएसपी रिजीम से। जी, छह बिल्कुल, प्रतिशत केवल। केवल। ठीक है, जी, तो बाकी लोग कहाँ पे बेचते हैं? आप खाते हैं तो कोई ना कोई तो बेच रहा है ना किसान भाई। जी, वो कहाँ बेच रहे हैं? मंडी में बेच रहे हैं, मंडी के बाहर बेच रहे हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सिस्टम है। अब उसमें ये कहें कि वो एमएसपी पे बेच रहे हैं, नहीं, मंडी के अंदर भी एमएसपी से नीचे बिकता है। सही आप बात। अभी पिछला सीजन ले लीजिए, जो जी, कॉर्न का सीजन, ये मक्का बेचा उन्होंने 1760 रुपए उसका एमएसपी था, मक्का बिक रहा था 1200 रुपए में। जी। तो कहाँ एमएसपी मिलता है? ये एमएसपी सिर्फ व्हीट और राइस में, वो भी 4-5 स्टेट में मिलता है, पंजाब है, हरियाणा है। उसकी एक हिस्ट्री है, क्योंकि उस समय हमें प्रोक्योरमेंट करनी थी जबरदस्त, और जरूरत थी एक सिस्टम खड़ा किया। अभी लेटली मध्य प्रदेश ने और छत्तीसगढ़ ने थोड़ा सा प्रोक्योरमेंट का सिस्टम खड़ा किया, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ले सकते हैं रखिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि जो बफर स्टॉक नॉर्म है वो 1 जुलाई को 41 मिलियन टन का होना, और देश में अनाज एफसीआई के पास पड़ा हुआ है 94 मिलियन टन, भरपूर 94 अनाज पड़ा मिलियन हुआ है टन। अभी गोदामों में, बिल्कुल सही बात है। भरपूर क्या, यू आर गेटिंग बरीड अंडर ग्रेन, इतना ज्यादा अनाज है देश में। जी, और दूसरी चीजें फिर कम हो जाती हैं। तो ये एक पॉलिसी आपको पूरी टोटलिटी में देखनी पड़ती है, लेकिन अच्छा। ओवरऑल कोई ये बंद नहीं होने का, और ये चलेगा, और किसानों को एक अल्टरनेटिव ऑप्शन मिलती है कि उसमें बेचना चाहें बेचें, नहीं तो मंडी में जाकर बेचें, जो बिक रहा है आज भी। डॉक्टर गुलाटी, कहा यह जा रहा है कि नए कानून से सबसे ज़्यादा झटका एपीएमसी मंडियों को लगेगा, जाहिर है, और वहाँ पर आड़तियों की मनमानी नहीं चल पाएगी। ज़रा प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं कि एपीएमसी की मंडियाँ काम कैसे करती हैं। देखिए, एपीएमसी की मंडी सरकार की जमीन रहती है वहाँ, और सरकार एक वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी बनाती है, जी, और वहाँ पे इन ए वे लाइसेंस्ड ट्रेडिंग हो सकती है, जो कमीशन एजेंट्स बैठते हैं। जी, तो जो भी किसान है वो पहले खुद आके नहीं बेच सकता, वो कमीशन एजेंट के थ्रू बेच सकता है। तो जी, किसान तो बेचारा दूर हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, और एक कमीशन एजेंट जिसको 2 मिनट नहीं लगते ऑक्शन करने में, वो 2.5% कमीशन ले लेता है। जी, और पंजाब हरियाणा में तो, क्योंकि पंजाब में तो सारा का सारा व्हीट और राइस बेसिकली एफसीआई खरीद रही है, ऑक्शन की भी जरूरत नहीं है। वो कोई 50 आदमी आके, खरीदार नहीं है वहां पे, तो वो तो उसमें 2.5% कमीशन लेने का मतलब क्या है, मुझे नहीं आज तक समझ आया। और वही चीजें, ये कंपटीशन क्रिएट किया जा रहा है कि भाई, और उसके ऊपर पंजाब में तो 6% का, उसके ऊपर जो पंजाब सरकार है वो लगाती है 3% मार्केट फी और 3% रूरल डेवलपमेंट सेस, तो जी, 8.5% गेहूं पे और चावल पे जो वो बढ़ जाता है, जी, एमएसपी के ऊपर देना पड़ता है। जी, तो उसका क्या लॉजिक है? ये चीज 14.5% थी किसी समय, क्योंकि बिना पंजाब के आप अपना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं रन कर पाते। तो जी, ये, इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। हमने कई बार ये रिकमेंडेशन भी दी थी कि भाई ये सारे के सारे खर्चे 3-4% से ऊपर नहीं होने चाहिए। जी, जो किसी ने 14.5% गया, कोई 8% गया, कोई 6% गया, ये सारे के सारे, क्योंकि इससे इंटरमीडिएशन कॉस्ट जब बढ़ती है तो बढ़ती है। आपकी व्हीट और राइस नॉन कंपैरेटिव हो जाती है एक्सपोर्ट के लिए, प्रोसेसर्स नहीं लेना चाहते। तो उसके लिए कंपटीशन क्रिएट हो रहा है, और उस कंपटीशन से इस पे प्रेशर तो पड़ेगा, आड़तियों पे भी पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट्स पे भी पड़ेगा। जो स्टेट गवर्नमेंट्स रिफॉर्म कर देंगी फटाफट, वो मंडियों में आता रहेगा माल। और जी, अगर वो नहीं करेंगे तो अल्टरनेटिव सिस्टम में आस्ते आस्ते, जैसे इंडियन एयरलाइंस थी, जी, जब जी, मोनोपोली थी, हुँ, तो जो भी प्राइस फिक्स कर दिया आपको वही लेना है। लेकिन जब 4 और एयरलाइंस आ गई तो कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। तो अगर मुझे सस्ती टिकट कहीं और मिल रही है और अच्छा डील मिल रहा है, अच्छी सर्विस मिल रही है, तो मैं उस पे जाऊंगा। ज़ाहिर-सी तो बात जो है। शेयर इंडियन एयरलाइंस का 100% हुआ करता था, वो आस्ते आस्ते कम हो गया, आज 25% हो गया। तो
या जी तो रिफॉर्म करें एपीएमसी खुद, जी जी रैशनलाइज करें अपना टैक्सेशन स्ट्रक्चर, नहीं तो उनका शेयर कम हो जाएगा, वो डिसअपीयर नहीं होंगी। इंडियन एयरलाइन आज भी 25 साल के बाद कंपटीशन के चल रही है। जी बिल्कुल। राज्यों का विरोध एक और बात पर है। उनका ये कहना है कि अगर मंडियों में कम अनाज आएगा तो उनको जो टैक्स मिलता है, जो रेवेन्यू मिलता है मंडी टैक्स से, वो कम हो जाएगा और उससे फिर जनोपयोगी कामों के लिए फंड्स में कमी आ जाएगी। ये बात सच है क्या? बिल्कुल सही है। अगर वो आस्ते पहले तो अभी ये 20 साल लगेंगे इस चीज को कि मंडी का शेयर जो है वो 50% टोटल सेल्स का हो जाए। लेकिन ये बात सही है कि जिस कारण ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो स्टेट को लगता है कि हमारा जो रेवेन्यू इससे आ रहा है। लेकिन मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ, वीट और राइस जो 2 रुपए और 3 रुपए पे बेचना है उस पे 6% टैक्स तो स्टेट लगा रही है। जी उसका क्या मीनिंग है? 6% टैक्स आप व्हीट और राइस पे लगा रहे हो हैं, और 2.5% कमीशन दे रहे हो, 8.5%, और ये 14.5% हुआ करती थी। जीएसटी रिफॉर्म के बाद इसको थोड़ा सा कम किया गया। अरुण जेटली जी ने मिलकर इन सब सबको समझाया, भाई ये क्या कर रहे हो आप लोग, 14.5%। इट वाज स्टेट वाज फ्लीसिंग द सेंटर बेसिकली। तो उस पर प्रेशर होगा। उसका दूसरा तरीका ये है कि ये सेंटर एक कमेटी बिठाए और जो जिसको लॉस हो रहा है उसको कंपनसेशन कहे, भाई 3 साल 5 साल हम आपको कंपनसेट कर देते हैं जो लॉस होगा। जी वो एक आराम का प्यार का तरीका है, जैसे जीएसटी में हमने किया। जी बिल्कुल। तो जीएसटी टाइप ऑफ नेगोशिएशन करके हो सकता है। लेकिन पहले तो क्वेश्चन ये है, व्हीट और राइस पे 8.5% एमएसपी के ऊपर देने का मतलब क्या है? बिल्कुल गलत। डॉक्टर गुलाटी, कहा यह जाता है, मैंने सुना है कि एपीएमसी मंडी सिस्टम जो है वो ब्लैक मनी को वाइट करने का भी जरिया है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें सच्चाई है या नहीं है उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं इस मुद्दे पे अच्छा कुछ नहीं कहना चाहता। वो अच्छा। तो सीबीआई का काम है और जांच करे। मुझे ये पता है जो स्टेट को जाता है, जी जो टैक्सेस और सेस जाते हैं उसमें से आधा सीएजी के ऑडिट के अंडर भी नहीं आता। अच्छा। तो वो सरकार को देखना है कि वो सीएजी का ऑडिट करवाना है नहीं कराना है। मंडी अराइवल्स जो प्रोडक्शन से आप देखते हैं, मंडी अराइवल्स आर हाईली अंडर रिपोर्टेड। वहां क्या हो रहा है अब वो तो सरकार उसके ऊपर इंक्वायरी करे और देखे क्या करना है। मैं कोई सीबीआई का इंस्पेक्टर तो हूं नहीं। एक राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं डॉक्टर गुलाटी। विपक्ष के नेता और पार्टियां बड़े जोर शोर से विरोध में लगी हुई हैं। राज्यसभा में तो लगभग हाथापाई की नौबत आ गई थी 2 दिन पहले। पंजाब ने इसे फेडरल सिस्टम पर हमला बताया है। तो नेताओं को किसानों से मोहब्बत है, मंडी सिस्टम से मोहब्बत है, या उनके अपने निजी हित भी इस मामले में जुड़े हुए हैं? देखिए, इसमें कुछ लोग को लगता है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर में जो एग्रीकल्चर है वो लार्जली एक स्टेट सब्जेक्ट है। बिल्कुल। लेकिन एपीएमसी जो मंडी के है, लेकिन जो इंटर स्टेट ट्रेड है वो सेंट्रल सब्जेक्ट है। तो उसका फायदा मोदी गवर्नमेंट ने उठा के वो ऑर्डिनेंस के बाद उसको लॉ में कन्वर्ट करने का किया है। अब वो कंसल्टेशन हो सकती थी, लेकिन कंसल्टेशन इस देश में एग्रीमेंट होना 10 साल लग जाते हैं। जी बिल्कुल। वाजपेयी साहब ने 2003 में एक मॉडल एक्ट निकाला था और सब स्टेट्स को कहा था इस तरह से मार्केटिंग रिफॉर्म की जरूरत है और इसको कीजिए। ये देखिए, वाजपेयी टाइम के समय शुरू हुआ, उसके बाद कांग्रेस ने भी उसको कहा कि हम ये करेंगे। उसके बाद 2018 का मॉडल एक्ट आया, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आया, लेकिन वो पूरी तरह से लागू सारे देश में नहीं हो पाया। कुछ स्टेट्स ने इधर उधर थोड़ा बहुत चेंजेस की थी, महाराष्ट्र वाज वन ऑफ देम, प्राइवेट मंडीज आई वहां पे। लेकिन देश भर में जो मार्केटिंग का रिफॉर्म चाहिए था, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, वो नहीं हो पाया। अब आप कहें कि जी आप कंसल्टेशन प्रोसेस से चलिए, जीएसटी की तरह चलिए, 10 साल और लगाइए नेगोशिएशन में, वो एक अपनी राय है, अच्छी बात है। मैं इस चीज में बिलीव करता हूं, द कलर ऑफ द कैट डज नॉट मैटर, जी वेदर ब्लैक और व्हाइट, सो लॉन्ग एज इट कैचेस द माइस। जी टैंग ने ये कहा था चाइना के सिलसिले में कि काम होना चाहिए। तो जी कंटेंट क्या है?
कंटेंट रिफॉर्म का एग्जैक्टली वही है जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो 2019 में लिखा हुआ है। जी तो बिल्कुल। मैं अगर कांग्रेस में होता, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन अगर मैं कांग्रेस में होता तो मैं तो कहता कि मोदी जी की सरकार तो हमारा जो मैनिफेस्टो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है, तो क्रेडिट मैं लेता। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। कांग्रेस ने डिसाइड किया उसको अपोज करने का, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात, आप करिए जो आपको ठीक लगता है पॉलिटिक्स में। डॉक्टर गुलाटी, एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है, और मैं एक डेटा देख रहा था उसमें ये मैंने पाया कि ये जो एग्रीकल्चरल इनकम है ये हमारी जीडीपी का 8 गुना होता है। इसलिए ख़ास करके जो इंटरेस्टेड फार्मर्स और बाकी और जो एलिमेंट्स ट्रेडर्स वगैरह हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। आपकी राय? नहीं, जो एग्रीकल्चर, नहीं देखिए, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। जी ठीक है, उसका दो कारण थे। एक तो जो किसान था हमारा छोटा है, इनकम में बहुत कम है, लेकिन दूसरी समस्या ये है कि एग्जैक्ट निकालना कि उसकी कॉस्ट कितनी है और ग्रॉस रेवेन्यू कितना और नेट प्रॉफिट क्या हुआ, उसी पे लगाएंगे ना। जी बिल्कुल। अब उसमें आधा काम तो घर वाले ही करते हैं, तो वो घर वालों को अगर वो देना शुरू कर दे और अपनी लैंड का रेंट उस पे दिखाना शुरू कर दे, तो वो कैलकुलेशन बड़ी ही टीडियस है, बड़ी मुश्किल काम है उसको निकालना। तो इसलिए 60s में डिबेट हुई थी, भाई एक एग्रीकल्चर होल्डिंग टैक्स लगा दिया जाए। जी ये किसी के पास इरिगेशन है नहीं है, कितनी लैंड है उसके पास, उस हिसाब से लगा दिया जाए। वो भी लोगों ने जिस समय लैंड रिफॉर्म्स हुए तो अपने कई बेनामी उसके हिसाब से लैंड छोटी छोटी दिखा दी। पंजाब में मैं ऐसे ऐसे किसानों को जानता हूं जिनके पास 3-3 हजार एकड़ की जमीन है और वहां पे बिल्कुल। कर रहे हैं काम, जी बिल्कुल। लेकिन वो लीगली अलाउड नहीं है। वो जी किस जी। तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, हिंदुस्तान है, चलता है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, इसमें हो क्या रहा है, कई लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं कि एक, मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ या कोई और बिजनेसमैन हूँ, दूसरा काम कर रहा हूँ, और एक मुर्गी खाना दिखा दिया, वहां पे 4 मुर्गी रखी और दिखा दिया 2 लाख रुपया उससे प्रॉफिट हुआ। वो एक्चुअली दूसरे सेक्टर का यहाँ पे दिखा के हम कर देते हैं कि भाई इनकम टैक्स से बच गए। जी तो काफी ब्लैक मनी को वाइट मनी टर्न करने के लिए ये यूज किया जा रहा है। मेरे हिसाब से इस पे चर्चा होनी चाहिए, और जो बड़े इनकम डाइवर्शन हो रही है, जिनका लाखों में नेट इनकम है, देखिए इनकम इज द सेम। अगर आपको लाखों में हो रही है इनकम, नेट इनकम, बिल्कुल प्रॉफिट, तो इट शुड बी टैक्सेबल। व्हाट इज द बिल्कुल। प्रॉब्लम? जी बिल्कुल सही बात है। एक और जो बात कही जा रही है इस कानून के विरोध में वो ये है कि एक बार जब अगर ऐसा होता है कि ये मंडी सिस्टम ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो एमएनसीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में डील करती हैं, या जो प्राइवेट बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी प्राइवेट कंपनियां, वो फिर कार्टलाइजेशन कर सकती हैं, प्राइस मैनिपुलेशन कर सकती हैं, जिससे कि जो गरीब या छोटा किसान है उसको बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा है, जिसने कहना है, आप कौन सी कंपनी का यूज कर रहे हैं, सेल फोन यूज कर रहे हैं, कार्टलाइजेशन हो रही है? इंडियन 4-5 बड़ी बड़ी कंपनियां आपकी एयरलाइंस में कार्टलाइजेशन हो रही है? नहीं। भाई उसके लिए एक दूसरी संस्था है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। जी जी। अगर कार्टलाइजेशन होगी तो उसके अंदर वो एक्शन ले सकते हैं। लेकिन ये हवा एक पैदा कर देना कि वो प्राइवेट सेक्टर आके आपको खा जाएगा, मार जाएगा, बड़े बड़े, अरे हर चीज उन्हीं की आप यूज करते हो बिल्कुल। और फिर कहते हो वो खा रहा है आपको। तो भाई क्या करोगे? सोशलिस्ट रिजीम में चले जाओ, सरकार क्या आपको टमाटर प्याज खरीदना शुरू कर देगी अब? डॉक्टर गुलाटी, एक ये तो सवाल लार्जर पिक्चर के ऊपर, इस मेजर से क्या भारत की फूड सिक्योरिटी प्रभावित हो सकती है, और आने वाले दिनों में एफसीआई का क्या रोल रह जाएगा? मैं तो सोचता हूँ इससे हिंदुस्तान की जो कृषि है उसमें कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, जो प्रोसेसर्स हैं या सीड कंपनीज हैं वो फार्मर से क्लोजर टाई अप करेंगी। अब
प्रोसेसर्स हैं या एक्सपोर्टर्स हैं उसको क्वालिटी का पता चलेगा, उसको प्राइस बेटर मिलेगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी, फूड सेफ्टी इंप्रूव होगी, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। मुझे तो उसमें 10 फायदे देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जैक्ट बिल्कुल आदर्श एक वो है, इसमें भी थोड़ी कमियां हैं जो इम्प्रूव की जा सकती हैं अभी, लेकिन दिशा जिस तरफ चला है वो दिशा बहुत ठीक है। और उसके लिए मैं इस सरकार को, मैं तो बहुत क्रिटिकल रहा हूँ, कोई भी सरकार हो जब देश के हित में नहीं हो तो मैं बोलता हूँ, लेकिन आज मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कदम सरकार ने लिया है और उसके लिए उनकी सराहना करनी और उनको कम्प्लीमेंट देना ये मेरी एक कर्तव्य है। तो फिर ये भी बता दीजिए कि आप सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे इन 3 रिफॉर्म्स के लिए? देखिए, अब ये ऐसा है, ये इम्प्लीमेंटेशन होगी और इम्प्लीमेंटेशन में जो दिशा ली है वो तो 10 में से 9 नंबर है, ठीक है, लेकिन इसमें छोटी मोटी अभी 2-4 चीजें हैं, नुक्ते जो और इम्प्रूव किए जा सकते हैं, क्योंकि दिस लीगल फ्रेमवर्क हैज टू बी सीन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइम मिनिस्टर ने कहा 10,000 हम क्रिएट करेंगे, और वो कितनी देर लगेगी, कैसे क्रिएट होंगी, ये निटी ग्रिटी है इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस की। लेकिन जो लीगल फ्रेमवर्क को चेंज करने का कदम है ये बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं इसकी पूरी सपोर्ट में हूँ। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में उसको देखना पड़ेगा अगले 2 साल में, 3 साल में कैसे वो रोल आउट होता है। और मंडी सिस्टम खत्म नहीं होगा, 20 साल तक ऐसे ही चलेगा और कुछ ऊपर नीचे होता है उसका शेयर, अगर वो बेटर सर्विस देंगे, कंपटीशन होगा तो वो और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी सर्विस कम है और चार्जेस ज़्यादा हैं तो लोग दूसरी तरफ जाने शुरू हो जाएंगे और मंडी का शेयर जो है कम होगा। यही उसका उद्देश्य है कि कंपटीशन क्रिएट किया जाए और फार्मर को बेटर डील मिले। फार्मर जो है, किसान जो है इस देश का, जिसको चाहे अपनी उपज बेच सकता है, आज की डेट पे वो नहीं है जी, मंडी में जाना पड़ता है उसको और मंडी में वो बंधुआ बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर गुलाटी, हमारे दर्शकों को एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के बारे में सरकार के कदमों को इतने अच्छे समझाने के लिए आपका शुक्रिया। आशा है आगे भी आपसे हम बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी। सोच समझकर में हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे विषय उठाएं जो विचार योग्य हों और आपको फूड फॉर थॉट दे सकें, इस उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।